हेलो एवरीवन, मैं हूं आदर्श सिंह और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेटा टाइप के बारे में। डेटा टाइप सी लैंग्वेज में होता क्या है? डेटा टाइप का मतलब होता है किसी भी डेटा का टाइप बताना। यानी जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हम बहुत सारे डेटा से डील करते हैं, अलग अलग तरीके के डेटा से डील करते हैं। कुछ डेटा होता है नंबर, कुछ कैरेक्टर होता है और भी बहुत अलग अलग तरीके का डेटा होता है। इंटीजर होता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है, रियल नंबर होता है और अलग अलग तरह के डेटा होते हैं जिससे हमें डील करना पड़ता है। तो क्योंकि डेटा अलग अलग तरीके का है तो स्टोर करने के लिए हमें अलग अलग तरीके का टाइप बताना पड़ता है डेटा को, क्योंकि हम डेटा को इफिशिएंटली स्टोर कर सकें और उसे यूज़ कर सकें। तो सी प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप कुल इतने प्रकार के होते हैं। ये कुछ टाइप हैं डेटा के। सबसे पहले इंटीजर डेटा टाइप है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे है इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप या इंट डेटा टाइप इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, यानी इसमें हम केवल और केवल इंटीजर वैल्यू ही रख सकते हैं। क्या हम कैरेक्टर नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। जो माई वेर का टाइप है वो इंटीजर के लिए बना हुआ है और इसमें हम इंट वैल्यू रख सकते हैं। उसी तरीके से कुछ और टाइप होते हैं डेटा का, जैसे एक इंटीजर है और यहाँ पे मैंने इसका साइज भी बताया है। साइज यानी कि कितना बाइट मेमोरी लेता है। जब हम ये टाइप डिफाइन करते हैं अपने प्रोग्राम में तो ये कितना बाइट मेमोरी लेगा हमारे प्रोग्राम का, ये भी ये बताता है। और साथ साथ मैंने यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर भी बताया है। फॉर्मेट स्पेसिफायर तब यूज़ होता है जब हमें डेटा को लेना पड़ता है इनपुट यूज़र से या उसे प्रिंट करना पड़ता है प्रिंटफ के जरिए। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाकर हम बताते। तो यहाँ पे जो इंट है वो यूजुअली 2 बाइट या 4 बाइट मेमोरी लेता है। ये डिपेंड करता है कंपाइलर टू कंपाइलर। कंपाइलर कैसा है और कितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो कंपाइलर रन हो रहा है। जनरली 16 बिट के कंपाइलर जो होते हैं टर्बो सी वाले वो 2 बिट लेते हैं यहाँ पे इंटीजर, और जो 32 बिट के कंपाइलर होते हैं वो 4 बाइट लेते हैं। और फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया जाता है %d या %i। ये दोनों में से कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाकर हम इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। दूसरा है कैरेक्टर। कैरेक्टर डेटा टाइप 1 बाइट लेता है। यहाँ पे मेमोरी में 1 बाइट लेता है, यानी 1 बाइट में ही मेमोरी में स्टोर होता है और उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है %c। उसी तरीके से फ्लोट है और डबल है। ये कुछ डेटा टाइप है जो 4 बाइट और 8 बाइट ये मेमोरी कंज्यूम करते हैं। फ्लोट को हम %f फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं, जबकि डबल को हम LF यूज़ करते हैं। मेनली ये 4 ही डेटा टाइप इंपॉर्टेंट हैं और ये 4 ही डेटा टाइप से बाकी ये डिराइव किया हुआ है। इसे समझने का एक सबसे आसान तरीका ये है कि मेन होते हैं इंट, कैर, फ्लोट और डबल। उसके बाद जो भी डेटा टाइप यहाँ पे है वो इसी डेटा टाइप से कुछ ना कुछ डिराइव है कहीं ना कहीं। शॉर्ट इंट का मतलब होता है ये बस यूज़ किया जाता है छोटे नंबर स्टोर करने के, क्योंकि हम प्रोग्राम को ऐसा बनाना चाहते हैं कि वो कम से कम मेमोरी ले, तो इसीलिए शॉर्ट इंट का इस्तेमाल भी होता है छोटे नंबर यूज़ करने के लिए प्रोग्राम में। ना अनसाइन इंट होता है, लॉन्ग इंट होता है, लॉन्ग इंट होता है, यानी कोई नंबर आपका बहुत बड़ा है, यानी 10 प्रिसीजन नंबर है, यानी बहुत ही बड़ा नंबर है, तो उसमें हम लॉन्ग इंट और या लॉन्ग इंट का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है LD और LI। ये लॉन्ग इंट या लॉन्ग इंट ये बड़े नंबर पे कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए होता है, क्योंकि अगर हम इंट में बड़े नंबर स्टोर करेंगे तो ये क्योंकि छोटे नंबर के लिए बना हुआ है तो लास्ट के कुछ डिजिट ये छोड़ देगा या स्टोर नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमें लॉन्ग या लॉन्ग इंट ये डेटा टाइप बनाना पड़ा ताकि हम बड़े से बड़े नंबर को भी स्टोर कर सकें अपने प्रोग्राम में। तो और वहीं पे साइन कैर है, अनसाइन कैर है, लॉन्ग डबल है। तो आइए हम थोड़ा जान लेते हैं इंटीजर डेटा टाइप के बारे में। इंटीजर डेटा टाइप होल्ड करता है इंटीजर वैल्यू को। आमतौर पे इंटीजर डेटा टाइप
इंटीजर वैल्यू को होल्ड करता है। इंटीजर वैल्यू क्या होती है, जैसे 0 एक इंटीजर वैल्यू है, 5 एक इंटीजर वैल्यू है, 10 एक इंटीजर वैल्यू है। तो इस तरीके के डेटा को होल्ड करने के लिए हमें इंटीजर डेटा टाइप यूज करना पड़ता है। दूसरा है फ्लोट एंड डबल। फ्लोट एंड डबल क्या है, फ्लोट एंड डबल होता है रियल नंबर को स्टोर करने के लिए। रियल नंबर क्या होते हैं, पॉइंट वाले नंबर होते हैं रियल नंबर। तो क्या अंतर है फ्लोट और डबल में, दोनों तो पॉइंट की वैल्यू स्टोर करती है। तो फ्लोट जो है वो लेस एक्यूरेट है और लेस प्रिसीजन नंबर स्टोर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम फ्लोट में नंबर स्टोर करते हैं, जैसे 14.44, ये कुछ प्रिसीजन होते हैं, डॉट के बाद ये लास्ट कुछ अंक ये प्रिसीजन होते हैं। तो फ्लोट जो डेटा टाइप होते हैं वो कम प्रिसीजन की वैल्यू को स्टोर करते हैं, या माना जाता है कि ये उतने एक्यूरेट नहीं होते हैं, जबकि डबल ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं और ज़्यादा बड़े प्रिसीजन की वैल्यू को स्टोर। इसके बाद है कैरेक्टर डेटा टाइप। अगर हम कैरेक्टर डेटा को हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना चाहते हैं तो हम कैरेक्टर टाइप को इस्तेमाल करते हैं। कैरेक्टर डेटा टाइप कैरेक्टर होल्ड करता है। उसके बाद आता है शॉर्ट या लॉन्ग। ये यूज़ होता है लार्ज नंबर को स्टोर करने के लिए, हमने ऊपर भी बात किया है इस बारे में। शॉर्ट जो होता है वो छोटे नंबर को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल हो जाता है। जैसे लॉन्ग यानी कोई नंबर बहुत ही बड़ा है, यानी कोई नंबर जो है वो बहुत बड़ा है, तो इसको हम इंटीजर में नहीं रख सकते, इसे हम इंट में स्टोर नहीं कर सकते। इंट जो डेटा टाइप है वो इतना कैपेबल नहीं है कि इतने बड़े नंबर को स्टोर कर सके। और अगर हमारी नीड है कि बड़े नंबर पे कैलकुलेशन करना है, या कुछ ऐसे प्रोग्राम में लाइन लिखे हुए हैं जिसमें या मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं या और भी कुछ हो रहे हैं जिसमें रिजल्ट जो बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, तो उसके लिए हम लॉन्ग या लॉन्ग यूज़ करते हैं। इससे हम बड़े से बड़े नंबर यानी को स्टोर कर सकते हैं। वैसे ही लॉन्ग डबल, कोई ऐसा बड़ा नंबर है जो रियल नंबर है जो आमतौर पे डबल में भी स्टोर नहीं हो पा रहा है, तो हम लॉन्ग डबल इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉन्ग डबल में बहुत बड़े नंबर तक हम रख सकते। उसके बाद आता है साइन एंड अनसाइन। ये क्या होता है, साइन और अनसाइन एक टाइप डिफाइन करता है, यानी इसका मतलब ये होता है, ये डिफाइन करता है कि नंबर जो हम स्टोर करने वाले हैं या पॉजिटिव है या नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इंक्लूड है, यानी 0 नेगेटिव या पॉजिटिव। साइन, यहाँ पे जो साइन है वो अलाउ करता है स्टोर करने के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। साइन जो है वो अलाउ करता है पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, ये तीनों वैल्यू को अलाउ करता है, जबकि अनसाइन केवल और केवल पॉजिटिव वैल्यू को ही स्टोर कर सकता है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे अनसाइन इंट है, अनसाइन इंट का मतलब ही होता है कि इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव साइन नहीं स्टोर कर सकते हम। साइन का मतलब होता है जैसे माइनस, ये साइन नहीं स्टोर कर सकते क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव नंबर को ही स्टोर करता है, जबकि साइन इंट जो होता है वो नॉर्मल इंट की तरह होता है, उसमें हम माइनस नेगेटिव भी स्टोर कर सकते हैं, पॉजिटिव भी स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि कभी कभी प्रोग्राम में हमें ऐसा नीड होता है कि केवल और केवल पॉजिटिव वैल्यू ही स्टोर होनी चाहिए इस वेरिएबल में, तो वैसे में हम अनसाइन इंट को लेते हैं। या कभी कभी हमने मेमोरी एफिशिएंट प्रोग्राम बनाने के लिए अनसाइन इंट को यूज़ करते हैं कि ये मेमोरी भी कम लेता है, 2 बाइट लेता है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं कर पा रहा, इसीलिए 2 बाइट मेमोरी ही लेता है पॉजिटिव वैल्यू को स्टोर करने के लिए। वहीं पे अनसाइन इंट जो होता है उसमें आप नेगेटिव वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि जब ये करेंगे तो ये अनसाइन इंट एरर प्रोड्यूस करेगा, इसलिए ये कोड इनवैलिड है यहाँ पे। उसके बाद हम जान लेते हैं इनपुट आउटपुट के बारे में। सी प्रोग्रामिंग में इनपुट आउटपुट कैसे लिया जाता है। इनपुट आउटपुट शायद पहले भी आप लोगों ने पिछले प्रोग्राम में सी लैंग्वेज के प्रोग्राम बनाते समय आपने लिया है और जाना होगा, तो वही है सेम इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट
एक तरीका है सी लैंग्वेज में जिससे हम यूजर से डेटा लेते हैं और उस पर अगर कैलकुलेशन करना हो तो कैलकुलेशन परफॉर्म करके प्रिंट कराते हैं, यानी यूजर पे को शो करते हैं। वही होता है इनपुट आउटपुट। तो सी प्रोग्राम में आउटपुट कैसे दिखाया जाता है? आउटपुट दिखाने के लिए एक फंक्शन होता है जिसका नाम है प्रिंटफ। प्रिंटफ एक फंक्शन है जिसके जरिए हम कंसोल पे आउटपुट प्रिंट करते हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत ही आसान है, जैसे प्रिंटफ, ये एक पहला ये फंक्शन बन गया। इसके डबल कोड में, ये डबल कोड के अंदर कोई भी वैल्यू या स्ट्रिंग अगर हम लिखते हैं तो वो यूजर को प्रिंट हो जाता है। ये लिखें तो यूजर को प्रिंट हो जाता है। आगे हम देखेंगे इसका एग्जांपल। अभी हम इनपुट के बारे में जान लेते हैं। दूसरी बात, इनपुट क्या है? इनपुट है जब हम यूजर से डेटा लेते हैं तब होता है ये इनपुट। तो कॉमनली ये फंक्शन है स्कैनफ जो यूज होता है इनपुट लेने के लिए सी प्रोग्राम में। स्कैनफ प्रीडिफाइंड फंक्शन है, यानी पहले से बना हुआ होता है। ये बफर से यानी कीबोर्ड से डेटा उठाता है। बफर क्या होता है? बफर एक मेमोरी एरिया है। तो इंटरनली स्कैनफ जो है वो बफर से डेटा उठाता है। तो हम पहले एग्जांपल देख लेते हैं इनपुट आउटपुट का। तो सबसे पहले हम अपने मेन फंक्शन को कॉपी करते हैं यहाँ से और इसको यहाँ पेस्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहला हम देखते हैं इनपुट का एग्जांपल। सबसे बेसिक एग्जांपल है इनपुट का। तो जब हम प्रोग्राम रन कराते हैं, हालांकि यहाँ पे एक एरर आएगा, वार्निंग एरर, क्योंकि हमने हेडर फाइल इंक्लूड नहीं किया। तो ये भी हम कर देते हैं। नाउ जब हम प्रिंट करते हैं यानी डबल कोड के अंदर कोई भी स्ट्रिंग या वर्ड लिखते हैं तो वो हम कंसोल पे प्रिंट करा लेते हैं। दूसरी बात, प्रिंटफ न केवल डबल कोड के अंदर जो स्ट्रिंग है उसे प्रिंट करता है, बल्कि ये वेरिएबल या एक्सप्रेशन की वैल्यू भी प्रिंट कर सकता है। यानी जैसे इंट डेटा इक्वल टू 44, तो अगर हमें डेटा की वैल्यू प्रिंट करना है तो कैसे होगा? सबसे आसान बात यह है कि जब हम प्रिंट कराना चाहते हैं वेरिएबल की वैल्यू, तो हमें एक फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना पड़ता है, जो कि है ये कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर है, जैसे है %d, %f, %lf, %c। अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर है अलग अलग तरीके का डेटा को प्रिंट करने के लिए। यानी डेटा किस टाइप का है उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे। यहाँ पे जो मेरा डेटा है वो इंटीजर टाइप का है, तो हम यूज करने वाले हैं %d। %d एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो खुद प्रिंट ना होकर वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ? जहाँ पे हम %d लिखे हुए हैं वहाँ पे %d प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि प्रोग्राम जो प्रिंटफ है वो इस तरीके से बना हुआ है कि जब हम %d लिखते हैं तो कंपाइलर को समझ आ जाता है कि %d का मतलब है कि आगे कुछ डेटा आने वाला है। तो जो डेटा हम यहाँ पे देते हैं, डेटा जो वेरिएबल देते हैं, तो वो वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर देता है। हम प्रिंट करके देखते हैं, ये रहा हेलो वर्ल्ड 44, ये वैल्यू प्रिंट हो गया। अब न केवल एक वेरिएबल बल्कि हम मल्टीपल वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट करा देते हैं प्रिंटफ की मदद से। फॉर एग्जाम्पल, रोल नंबर इक्वल टू 44। अगर हमें रोल नंबर वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना है तो सबसे पहले हमें लिखना होगा %d, उसके बाद देना होगा डेटा के बाद देना होगा कॉमा, उसके बाद लिखना होगा जो वेरिएबल हम प्रिंट कराना है उसका नाम।
तो यहाँ पे हम रोल नंबर को प्रिंट कराने वाले हैं। ये रहा रोल नंबर। अब जो कंपाइलर है वो कैसे रीड करेगा? कंपाइलर सबसे पहले स्ट्रिंग देगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा, उसके बाद %d को देखेगा, तो %d की जगह ये डेटा की वैल्यू प्रिंट कर देगा। उसके बाद दोबारा %d है, उसकी जगह ये रोल नंबर की वैल्यू प्रिंट कर देगा। कुछ ऐसे प्रिंट होने वाले हैं। तो रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। नाउ क्योंकि हमने डेटा और रोल नंबर दोनों में 44 स्टोर किया है, इसीलिए 44 वैल्यू आ रहा है। अब प्रिंटफ न केवल वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करता है बल्कि एक्सप्रेशन की वैल्यू प्रिंट कर देता है। एक्सप्रेशन क्या होता है? जैसे हमें दो नंबर में एडिशन करना है और एडिशन को प्रिंट कराना है, तो प्रिंटफ एक्सप्रेशन की वैल्यू प्रिंट कर देता है, यानी जो नंबर ऐड हो रहा है वो नंबर को ऐड करके भी प्रिंट कर देता है, यानी डेटा प्लस रोल नंबर। क्या होगा कि प्रिंटफ जब एग्जीक्यूट होगा, यानी प्रिंटफ फंक्शन कॉल होगा, तो ये 3% क्योंकि इसमें लगा हुआ है, तो फर्स्ट %d की जगह डेटा की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, सेकंड %d की जगह रोल नंबर की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और थर्ड %d की जगह सबसे पहले डेटा और रोल नंबर की वैल्यू का एडिशन होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने प्लस लगा रखा है। तो ये दोनों वैल्यू जो हैं, ये दोनों वेरिएबल की जो वैल्यू हैं, वो दोनों वैल्यू को एडिशन होगा, उसके बाद इस जगह पे प्रिंट हो जाएगा। तो हम अपने प्रोग्राम को रन करा कर देखते हैं। नाउ सबसे पहले प्रिंट हुआ हेलो वर्ल्ड, उसके बाद 44 जो कि डेटा की वैल्यू थी, उसके बाद रोल नंबर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हुआ 44, देन दोनों का एडिशन हुआ और 88 प्रिंट हो गया। तो ये रहा कुछ इनपुट का एग्जाम्पल, यानी जब हम ये एग्जाम्पल कंसोल पे आउटपुट प्रिंट करने का है। अब हम इनपुट का एग्जाम्पल देख लेते हैं, यानी जब हम यूज़र से इनपुट लेते हैं डेटा का तो कैसे लेते हैं। तो उसके लिए एक फंक्शन होता है जिसका नाम है scanf। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम रोल नंबर जो है वो यूज़र से लेना चाहते हैं, यानी यूज़र टाइप करेगा कि रोल नंबर क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूज़र को एक मैसेज देते हैं ताकि यूज़र को पता चले कि हमें टाइप करना क्या है। तो ना हो प्रिंटफ फंक्शन में हम पहले मैसेज देंगे, कुछ भी चीज़ अगर हमें प्रिंट कराना है कंसोल पे तो उसके लिए हम लिखते हैं प्रिंटफ। प्रिंटफ एक फंक्शन है जो मैसेज कंसोल पे प्रिंट कराता है, ये हमने आगे डिस्कस कर लिया है, इसीलिए हम यहाँ पे प्रिंटफ का इस्तेमाल कर रहे हैं यूज़र को मैसेज देने के लिए। जैसे इंटर रोल नंबर, ये एक मैसेज है जो पॉपअप होगा यहाँ पे टर्मिनल पे, यूज़र को पता चलेगा कि हमें रोल नंबर इनपुट करना है। तो अब हमें करना क्या है कि डेटा को लेना है, यानी डेटा जो यूज़र इनपुट करेगा वो डेटा हमें इस रोल नंबर वेरिएबल में स्टोर करना है। तो सबसे पहले क्या यूज़ होगा, यहाँ पे scanf फंक्शन यूज होगा। scanf जो फंक्शन है इसमें हम दो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। दो आर्ग्यूमेंट का मतलब, सबसे पहला पास करते हैं डबल कोड के अंदर हम ये पास करते हैं कि किस तरह का डेटा हमें चाहिए यूज़र से, यानी यूज़र किस तरह का डेटा एंटर करने वाला है। यानी हमारे केस में जो रोल नंबर है वो एक इंटीजर है, इंटीजर डेटा यूज़र इनपुट करने वाला है। क्योंकि हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर डिस्कस कर लिया है, इसीलिए हम जानते हैं कि यूज़र जब इंटीजर इनपुट करेगा तो उसे हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना है %d। जब भी हम %d लगाएंगे तब कंपाइलर समझेगा कि जो डेटा है उसे एज अ इंटीजर कंसीडर करना है। तो जब हम scanf में पहला आर्ग्यूमेंट हम देते हैं %d और दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या देते हैं, दूसरा आर्ग्यूमेंट हम देते हैं रोल नंबर जो वेरिएबल का नाम है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जब हम वेरिएबल का नाम लिख देते हैं तो क्योंकि scanf जो है वो डायरेक्टली वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता, तो इसीलिए हमें एक और ऑपरेटर लगाना पड़ता है एड्रेस, यानी एंड ऑपरेटर। ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। हालांकि ये अभी ध्यान रखने की चीज़ है कि हमें रोल नंबर जो वेरिएबल है उसके बाद एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यानी एंड ऑपरेटर लगाना होगा।
तो हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि क्या यूजर हम इनपुट ले पाते हैं यूजर से। तो हम प्रोग्राम को रन किया तो यहाँ पे देखिए ये मैसेज प्रिंट हुआ, क्योंकि ये पहला प्रिंटफ फंक्शन है, ये रन कर गया और हमें डिस्प्ले पे मैसेज आ गया। उसके बाद कर्सर ब्लिंक कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये अब वेट कर रहा है यूजर के इनपुट के लिए। जैसे ही कोई वैल्यू देगा यूजर, इनपुट दिया और एंटर प्रेस करेगा, स्कैनफ का काम खत्म हो जाएगा और दोबारा ये प्रिंटफ चल गया, दोबारा ये प्रिंटफ चल गया। क्योंकि हमने हेलो वर्ल्ड लिखा है मैसेज में, इसीलिए हम हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अगर थोड़ा इसको सही कर दें, रोल नंबर इज, दोबारा इनपुट देते हैं, रोल नंबर इनपुट करते हैं तो रोल नंबर इज 44 प्रिंट हो गया। अब हम लोग एक प्रोग्राम बना के समझ लेते हैं इनपुट आउटपुट के बारे में, क्योंकि ज़्यादा अच्छा से क्लियर होगा। जब हम प्रोग्राम को बनाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी ये सारी चीज़ें। तो हमारा प्रोग्राम का कुछ प्रॉब्लम ऐसा है कि हमें यूजर से इनपुट लेना है, उसे ऐड करके शो करना है। तो क्या अप्रोच होने वाला है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। जब कोई भी प्रोग्राम हमें ऐसा है कि जब यूजर से कुछ ना कुछ नंबर इनपुट लेना है, तो सबसे पहले हम बेसिक जो अपना प्रोग्राम है वो लिख लेते हैं, यानी हैश इंक्लूड studio.h। ये एक बेसिक है हेडर फाइल, जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो प्रिंटफ फंक्शन है या स्कैनफ फंक्शन है यहाँ पे डिक्लेयर है। उसके बाद हम बना लेते हैं एक फंक्शन जिसका नाम है मेन, दे देते हैं रिटर्न टाइप। अब ये बेसिक स्केलेटल बन गया है मेरे प्रोग्राम का। तो जब मेन फंक्शन बन गया है यहाँ पे, तो अब हमें करना क्या है कि 2 नंबर इनपुट लेना है यूजर से और वो ऐड करना है और प्रिंट भी करना है, एंड प्रिंट देम इन कंसोल, और प्रिंट भी करना है। सबसे पहले इनपुट लेने के लिए हम ये ध्यान रखना होगा कि हम जो इनपुट लेने वाले हैं, यानी जो डेटा यूजर्स लेने वाले हैं, उसे हम रखेंगे कहाँ। तो उसके लिए हमें सबसे पहले बनाना होता है वेरिएबल। तो हम पहले, क्योंकि 2 नंबर इनपुट लेना है, तो इसीलिए हम इंट टाइप के 2 वेरिएबल बनाएंगे, इंट num1 इंट num2। ये 2 वेरिएबल है। जब भी हमें इनपुट लेना होता है यूजर से, तो सबसे पहले हम वेरिएबल बनाते हैं, क्योंकि जब हम यूजर इनपुट देगा तो हम कहाँ होल्ड करेंगे, यानी कहाँ पे उस डेटा को रखेंगे। तो इसीलिए हमें वेरिएबल पहले बनाना होता है, ताकि हम डेटा को जो यूजर इनपुट करे वो हम रख सकें। दूसरी बात, मैसेज को प्रिंट कराना होता है, यानी जब यूजर, पता कैसे चलेगा कि यूजर को यहाँ पे नंबर इनपुट करना है। तो सबसे पहले हम प्रिंटफ फंक्शन लिख के यूजर को एक मैसेज दे देते हैं, इंटर नंबर। ये जो प्रिंटफ फंक्शन है वो यूजर को मैसेज देगा। अब जब यूजर ये मैसेज देखेगा तो वो कुछ ना कुछ नंबर टाइप करके एंटर दबाएगा। तो वो नंबर क्योंकि हमें लेना है, यानी रिसीव करना है, तो उसके लिए हम ऊपर देख चुके हैं ये फंक्शन स्कैनफ, उसका इस्तेमाल करेंगे। अब स्कैनफ में क्योंकि पहला पैरामीटर हमें देना होता है कि किस तरीके का वैल्यू यूजर लेना चाहता है, यानी जो वैल्यू इनपुट कर रहा है यूजर वो किस तरीके का है। तो हम जानते हैं कि वो इंटीजर का है, क्योंकि हमने इंटीजर टाइप की वैल्यू को इनपुट करने के लिए यूजर को मैसेज दिया है। तो उसके लिए हम %d यूज करते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर, जिससे कंपाइलर को पता चलेगा कि जो ये वैल्यू हम लेना चाह रहे हैं वो इंटीजर टाइप का है। उसके बाद दूसरा में हमें देना पड़ता है जहाँ पे हम उस वैल्यू को रखना चाह रहे हैं, यानी num1 एक वेरिएबल है जहाँ पे हम अपनी वैल्यू को रखना है। तो हम उसके बाद एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के कारण ही स्कैनफ नंबर 1 में वैल्यू को रख पाता है, num1।
उसके बाद क्योंकि हमें 2 नंबर इनपुट लेना है तो हम एक बार और प्रिंटफ लगाएंगे और यूज़र को दोबारा कहेंगे कि मैसेज की नंबर इनपुट करें। तो हम सिंपली ये कोड को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं क्योंकि बार बार लिखने से अच्छा है कोड को कॉपी पेस्ट करके आपको समझा देना। तो जब सेकेंड टाइम यूज़र को मैसेज मिलेगा तो यूज़र दोबारा नंबर इनपुट करेगा। तो उस नंबर को भी लेने के लिए हमें एक स्कैनफ फंक्शन लिखना पड़ेगा क्योंकि स्कैनफ फंक्शन का क्या काम है, यूज़र के इनपुट को लेना। देन अब जब स्कैनफ फंक्शन यूज़र के इनपुट को लेगा तो हमें दोबारा से num1 वेरिएबल में ही रखना। अगर हम दोबारा से दूसरी वैल्यू को हम वही उसी वेरिएबल में रख देते हैं तो होता क्या है कि पहला बार जब हमने इनपुट लिया था और कुछ ना कुछ वैल्यू इनपुट हुआ था और जब वो वैल्यू उस वेरिएबल में थी, जब दूसरा बार वो इनपुट हुआ तो वो वैनिश हो जाएगी और सेकंड टाइम वाली वैल्यू उसमें चली जाएगी। तो इसीलिए जब हम दूसरा बार यूज़ करेंगे स्कैनफ तो हम नंबर 2 वेरिएबल पास करेंगे यहाँ पे। अब यूज़र दोनों नंबर को इनपुट कर चुका है। अब हमें परफॉर्म करना है ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन का मतलब होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अगर हम जो भी करना चाहें अपने प्रोग्राम में ऑपरेशन के लिए हम एक और वेरिएबल हमें चाहिए क्योंकि हमें रिजल्ट भी दिखाना है। तो रिजल्ट करने के लिए एक और वेरिएबल लेना है हमें, आंसर। अब आंसर वेरिएबल है वो इंटीजर ही क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो यूज़र वैल्यू दे रहा है वो एक इंट है यानी इंटीजर है और जब हम 2 इंटीजर को ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा इंटीजर ही आएगा। तो इसीलिए हम इंट आंसर एक वेरिएबल और ले लिए ताकि जो यूज़र कैलकुलेशन परफॉर्म करे वो इंटीजर में हो। देन उसके बाद हम num1 प्लस num2, ये जो लाइन है वो क्या होगा कि सबसे पहले नंबर 1 और नंबर 2 दोनों में एडिशन परफॉर्म होगा। उसके बाद जो आंसर वेरिएबल है उसमें ये नंबर स्टोर हो जाएगा। तो अब दोनों नंबर का हमें एडिशन मिल चुका है तो हम अब मैसेज में प्रिंट कराना चाहते हैं यूज़र को, जो यूज़र ने वैल्यू दिया और उसमें का जो एडिशन हुआ। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्रिंटफ, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रिंटफ न केवल मैसेज को प्रिंट करता है बल्कि वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट करता है। तो इसीलिए हम प्रिंटफ यूज़ करेंगे। तो हम प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करते हैं। देन अब हमें एक अच्छा मैसेज प्रिंट करना है ताकि यूज़र को पता चले कि जो वैल्यू हमने दिया उसका एडिशन परफॉर्म होके आ गया है। यानी वैल्यू 1 %d वैल्यू 2 %d रिजल्ट इज %d। उसके बाद लगाएंगे हम कोमा। उसके बाद हम देंगे वेरिएबल की वैल्यू यानी num1 num2 देन आंसर। हमारा प्रोग्राम बनके कंप्लीट है। क्या होगा, सबसे पहले जब प्रोग्राम रन होगा तो ये प्रिंटफ फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और यूज़र को मैसेज दिखेगा। तब यूज़र एक इनपुट देगा और एंटर करेगा। देन उसके बाद दोबारा ये प्रिंटफ फंक्शन कॉल होगा और उसके बाद फिर यूज़र का इनपुट के लिए वेट करेगा कंपाइलर। देन दोबारा नंबर यूज़र इनपुट करेगा। उसके बाद हम दोनों नंबर को ऐड कर रहे हैं और आंसर एक वेरिएबल है जो हमने ऊपर बना रखा है इंटीजर टाइप का, वो दोनों वैल्यू को स्टोर करेगा। उसके बाद हम प्रिंटफ के जरिए हम प्रिंट करा रहे हैं, यानी जब वैल्यू 1 यानी %d की जगह नंबर 1 की वैल्यू आ जाएगी, %d यहाँ इस जगह पे नंबर 2 की वैल्यू आ जाएगी और तीसरे %d की जगह आंसर की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो हम रन करते हैं अपने प्रोग्राम को और देखते हैं कि क्या ऐसा होता है। या बिल्कुल होता है। सबसे पहले आया है इंटर अ नंबर, यानी ये जो लाइन है वो एग्जीक्यूट हुआ, यानी हम देते हैं 55 इंटर। सेकेंड टाइम ये लाइन आ गया, यानी अब जो हमने यहाँ पे नंबर इनपुट किया
वो scanf फंक्शन रीड किया और नंबर 1 वेरिएबल में स्टोर कर दिया। दूसरी बार यहाँ पे ये फंक्शन अब रन हुआ तो ये हमें मैसेज प्रिंट हुआ। यहाँ इनपुट देते हैं 22, यानी जब हम इनपुट यहाँ पे दिए तो अब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ। अब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और रिजल्ट हमें प्रिंट होना चाहिए। वैल्यू 1 55 एंड 22, रिजल्ट दोनों का आया एडिशन होके 77। तो हमने इनपुट आउटपुट प्रोग्राम को बना लिया है। तीसरा हमारा टॉपिक है कमेंट। कमेंट जो होता है वो हिंट प्रोवाइड करता है प्रोग्रामर को। हिंट का मतलब क्या होता है, हमें बहुत बार ऐसा होता है, या बहुत बड़े बड़े जब हम प्रोग्राम करते हैं, जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम बहुत सारे लाइन ऑफ कोड लिखते हैं, और बहुत सारे लाइन ऑफ कोड जब हम लिखते हैं तो उसमें होता क्या है कि जब बहुत सारे कॉम्प्लेक्स लॉजिक लगते हैं या अलग अलग चीज़ें, अलग अलग वेरिएबल्स लगते हैं, फंक्शंस बनते हैं या और बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, तब कई बार कंफ्यूजन होता है कि ये लाइन ऑफ कोड क्या कर रहा है। तो उसके लिए हमें कमेंट लिखना पड़ता है। कमेंट ऐसा लाइन है जो कंपाइलर के द्वारा एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपाइलर इस लाइन को पढ़ेगा ही नहीं, यानी जो लाइन हम कमेंट लिखेंगे वो लाइन कंपाइलर के द्वारा पढ़ा ही नहीं जाएगा। वो बस प्रोग्रामर के लिए है जो ये बताता है कि जो नीचे के फंक्शन है वो क्या करेंगे। कमेंट दो तरीके का होता है, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। दोनों का अपना यूज है, दोनों यूज किया जाता है प्रोग्रामर के द्वारा। ये है कुछ एग्जांपल सिंगल लाइन कमेंट का। जब हमें एक लाइन में हिंट देना होता है तो हम सिंगल लाइन कमेंट करते हैं। सिंगल लाइन कमेंट कुछ इस तरीके का होता है, यानी कोई भी वर्ड लिखकर उसके पहले डबल ब्लैक स्लैश लगा दिया जाए तो वो हो जाता है सिंगल लाइन कमेंट। उसके बाद आता है मल्टी लाइन कमेंट, जो होता है वो सी प्रोग्राम में मल्टीपल लाइन को कमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। मल्टीपल लाइन कमेंट भी हमें ज़रूरत पड़ती है जब बहुत सारे कुछ एक्सप्लेनेशन देने होते हैं अपने प्रोग्राम के बारे में, तो मल्टी लाइन कमेंट यूज किया जाता है। मल्टी लाइन कमेंट भी प्रोग्रामर को हेल्प करता है उसकी फंक्शनैलिटी, उसके नीचे के रीजन्स जानने के लिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे हम और जानेंगे डिटेल में सी लैंग्वेज का और सारे टॉपिक। फिलहाल डेटा टाइप, इनपुट आउटपुट और सी कमेंट के बारे में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखिए जो प्रॉब्लम है, और भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।